Good morning everyone. Good morning. Once again welcome to कुंजाई ट्रेनिंग सेशन। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था काइजन के ऊपर, काइजन क्या होता है और ये हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी की कंटिन्यूटी में हम आज आगे देखें कि काइजन को कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसके ऊपर कैसे वर्किंग करनी है। तो एक बार फिर से मैं पीछे उसकी जो प्रीवियस स्लाइड है उसके ऊपर डिस्कस करूंगा ताकि आप क्विकली एक रिकैप हो जाए। एक जो टर्म थी रिड्यूस मूडा, रिडक्शन इन द म्यूरी, अल्टीमेटली रिडक्शन इन द मूरा। मैंने लास्ट टाइम बताया था व्हाट इज मूडा, इट इज वेस्ट। जो इंडस्ट्री में हम 7 टाइप के वेस्ट जनरेट होते हैं जिनमें डिफेक्ट आता है, ओवर प्रोसेसिंग आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है। ठीक है, तो ये सारे हमें रिड्यूस करने हैं, डिफेक्ट हमें रिड्यूस करने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, रिडक्शन इन म्यूरी। जो हमारा म्यूरी क्या बताया था मैंने, म्यूरी बताया था ओवर प्रोसेसिंग। ठीक है, या बर्डन। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप डिफेक्ट को कम करोगे तो आपके जो ओवर बर्डन है वो कम हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली रिडक्शन इन मूरा, जो आपको रीवर्क करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें अल्टीमेटली कमी आ जाएगी। आज हम देखेंगे आगे कि इसकी प्रोसेसिंग हम करते क्या है, मेथडोलॉजी क्या क्या है, और हमें 5S को इंप्लीमेंट कैसे करना है, 4M कंसेप्ट के साथ हमें इसको कैसे इंटीग्रेट करना है। जो 3M मैंने बताया था, मूरा, मूरी और मूडा, उसको 4M, मैन, मशीन, मटेरियल एंड मेथड, जो 4M है, उसके साथ हमें इसको कैसे इंटीग्रेट करना है। सो फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द वेस्ट इन द प्रोसेस। हमें जो डिफेक्ट है किसी भी प्रोसेस में वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, रूट कॉज एनालिसिस ऑफ द वेस्ट, पेन एरिया और डिफेक्ट। रूट कॉज एनालिसिस, इसके बारे में हम डिटेल में अभी आगे बात करेंगे। रूट कॉज एनालिसिस यानी किसी भी डिफेक्ट या कोई प्रॉब्लम है उसकी जड़ पे हमें अटैक करना है कि ये प्रॉब्लम अराइज कहां से हो रही है, उसका रूट कॉज क्या है। जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका रूट कॉज क्या है, पेन एरिया जहां पे आपको ओवर प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है, ओवर बर्डन आपकी प्रोसेस के ऊपर हो रहा है, उस पे आपने कैसे काम करना है, या कोई डिफेक्ट जनरेट हो रहे हैं उसका रूट कॉज एनालिसिस क्या है। जैसे कस्टमर कंप्लेंट्स, ये होता है, कस्टमर कंप्लेंट्स आती हैं तो उसके हम रूट कॉज पे काम करते हैं कि उसका रूट कॉज क्या था। आइडेंटिफाई द मेजर रूट कॉज अराइज फ्रॉम मैन, मशीन, मटेरियल एंड मेथड। मैंने लास्ट ट्रेनिंग में भी बताया था कि 4 जो हमारे मेजर पिलर हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, इन्हीं के थ्रू कोई सा भी डिफेक्ट आ सकता है, कोई सी भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा एक इन्वायरमेंट भी होता है और मैनेजमेंट भी एक पार्ट होता है, लेकिन अभी हम सिर्फ 4M पे बात करेंगे। और इसको रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए आपको एक और कंसेप्ट समझना पड़ेगा जो कि आज हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज फिशबोन डायग्राम और इशिकावा डायग्राम, या फिर इसको हम कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम मेन जो टॉपिक है दैट इज फिशबोन डायग्राम, इशिकावा डायग्राम। इसके बाद नेक्स्ट जो है, जितने भी रूट कॉज निकल के आएंगे, फिशबोन डायग्राम जब हम एक करेंगे तो उसमें जितने भी रूट कॉज निकल के आएंगे उनको, उनके ऊपर हमें पेरेटो लॉ अप्लाई करना है। तो सेकंड टॉपिक आज का क्या है, पेरेटो लॉ या 80-20 लॉ। हम इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। इन दो से हमें रूट कॉज एनालिसिस करनी है, फिर उस रूट कॉज पे हमें काम करना है, उसको सही करना है। जनरेट आइडिया टू रिड्यूस वेस्ट, यानी जो रूट कॉज है हमें उसके ऊपर काम करना है ताकि हमारा वेस्ट, जो 7 वेस्ट मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट ट्रेनिंग में बताए थे, उसके ऊपर काम करना है। आपने आइडिया जनरेट कर लिया, ठीक है, अब उस आइडिया को टीम के साथ मिलके इंप्लीमेंट करना है
और उसको स्टैंडर्ड बना देना है जिससे कि आपका डिफेक्ट कम हो। ठीक है, ये 4M कंसेप्ट था। अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। टूल्स लाइक इशिकावा डायग्राम और फिश बोन डायग्राम एनालिसिस कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि फिश बोन डायग्राम एक बहुत इजी मेथड है जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम के रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो आता है वो है पेरेटो लॉ। ये साइंटिस्ट, एक पेरेटो जो स्टैटिस्टिकल के साइंटिस्ट थे, क्वालिटी एक्सपर्ट, उन्होंने एक लॉ निकाला, यूनिवर्सल लॉ। ये अप्लाई होता है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। सो जनरली 20% रूट कॉज, अगर आप कितने सारे के सारे रूट कॉज हैं उनके सिर्फ 20% रूट कॉज के ऊपर काम करोगे तो 80% प्रॉब्लम अपने आप से ठीक हो जाएंगी। इट इज कॉल्ड 80-20 रूल। मतलब आपको 20% मेजर रूट कॉज पे काम करना है और 80% प्रॉब्लम आपकी अपने आप से सही हो जाएंगी। दिस रेशो इज अ assumption that in all situation 20% cause determine the problem. The ratio is merely a convenient rule of thumb and is not should be considered as immutable law of nature. ये एक टेंटेटिव लॉ है 80-20। ठीक है, ये स्टबर्न लॉ नहीं है कि 80-20 ही होगा, लेकिन एक कन्वीनियंट रूल है, एक थंब रूल नहीं है ये। ठीक है, तो इसमें जनरली क्या होता है कि 20% प्रॉब्लम पे आप काम करो, रूट कॉज पे काम करो, और 80% आपकी जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं फिश बोन डायग्राम या इशिकावा डायग्राम। ठीक है, इसकी मेथोडोलॉजी क्या है? कोई भी प्रोसेस में आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी प्रॉब्लम जनरेट करेंगे। जैसे क्वालिटी डिफेक्ट, सपोज क्वालिटी डिफेक्ट अगर मैं लूं तो इसके मेरे को सारे पॉसिबल रीजन टीम के साथ बैठ के उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल कारण हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसकी क्वालिटी जैसी हमें चाहिए थी वैसी क्वालिटी नहीं मिली, क्वालिटी डिफेक्ट आ गए। ठीक है, तो जब आप क्वालिटी टीम के साथ या अपनी पूरी टीम के साथ बैठेंगे तो इस तरह से उसकी मेथोडोलॉजी आएगी। कॉज आप आइडेंटिफाई करोगे और उसका इफेक्ट क्या था, क्वालिटी डिफेक्ट या जो भी आप ले सकते हो। फर्स्ट वन, या तो प्रॉब्लम आई होगी मैन की वजह से, मैन ने कोई मतलब जो मैन पावर है उनकी वजह से कोई एरर आया और वो प्रॉब्लम उनकी वजह से अराइज हो गई, जैसे लैक ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज मशीन। हो सकता है जो मशीन थी इट वाज नॉट प्रॉपरली वर्किंग। ठीक है, मशीन में सही से टेम्परेचर सेंसर काम नहीं कर रहे थे, या मशीन जो थी वो बार बार ब्रेक डाउन हो रही थी, या मशीन सही से मटेरियल को प्रोसेस नहीं कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट इज मटेरियल। जो आपने मटेरियल सोर्स करा था उसी में प्रॉब्लम थी, आपने सही से टेस्ट नहीं किया और जो मटेरियल हमने वेंडर से लिया था वो मटेरियल ही खराब था जिसकी वजह से क्वालिटी में इफेक्ट आ गया। एंड नेक्स्ट इज मेथड। हमने मेथड ही गलत अप्लाई किया है, उसको बनाने के लिए हमने मेथड ही गलत अप्लाई किया है। ठीक है, यस मैम। ये जो आप फिशबोन डायग्राम दिखा रहे हो, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, हम स्लाइड नंबर 16 पे है, राइट? एक सेकेंड मैम। यस मैम। ओके, सो इसमें आप किसी भी प्रॉब्लम की कॉज मैन, मटेरियल, मशीन या मेथड मटेरियल होता है। जी मैम। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स की कंप्लेंट्स आई हैं, इस साल भी आई है, हर साल आती है। जी मैम। हमारे यहाँ कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसके ऊपर हम इस तरह से वर्कआउट करते हो के अंदर। मतलब रूट कॉज हम फाइंड आउट करते हैं, फैक्ट्री की तरह रेज करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, हमारा COA ठीक है। उस प्रॉब्लम के कुछ रूट कॉज हमें निकल के नहीं आता। दैट आई अंडरस्टूड कि मैन पावर किसी कॉन्ट्रैक्टर से गलती हो गई, लेबलिंग की गलती हो गई, या दूसरे टाइप की मिक्सिंग की गलती हो गई। राइट मैम। हमारी मशीन करप्टेड थी, उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया था, उस वजह से हो गया। राइट मैम। रेसिपीज में कुछ प्रॉब्लम है, मेथड के थ्रू हो गया, या मेरा मटेरियल एमल्सिफायर मैंने राइट मैम लिया या सॉल्वेंट नहीं लिया। तो ये एक प्रॉब्लम है जो हमारी प्रोडक्ट कंप्लेंट्स की आती है, जिसको हम इस फिशबोन डायग्राम से हम समझ सकते हैं। राइट मैम। मेरा सबमिशन यहाँ पे ये
ये है कि ये जो आपने चीज करी है इसको हम फैक्ट्री के अंदर भेजें, जो अब तक हमारी इस साल जी जो हमारी प्रोडक्ट्स की कंप्लेंट आई है जी उसका रूट एनालिसिस हमें करना चाहिए इस तरीके से कि वो इसी डायग्राम के थ्रू कि क्या कॉज था और उसका हम फिर सब इसका रिजल्ट क्या देंगे। तो हमारा केस स्टडी जो हमारी प्रोडक्ट कंप्लेंट आई है इस साल हमारी आई है 4 प्रोडक्ट कंप्लेंट, ठीक है मैम, चारों को हमें स्टडी करना चाहिए इसी मेथड के थ्रू। राइट मैम, तो यही चीज आप इनको उसी प्रोडक्ट का यहाँ पे जो प्रोडक्ट की कंप्लेंट आई है उसका बैच नंबर लिखकर ठीक है और किसी डायग्राम को आप उनको भेजेंगे और उनसे लिखवाएंगे कि इसके अंदर क्या कॉज प्रॉब्लम थी, आप ही हमें बताएंगे कॉन्ट्रैक्टर की गलती थी। जी जैसे कि एक हमारे पास कंप्लेंट आई कि इसी बांध का बैट हमारे किसी प्रोडक्ट के अंदर लग के आ गया। ओके मैम, अब वो हमारे परचेज वालों की गलती थी कि वेंडरों की उन्होंने चेक नहीं करी, कॉन्ट्रैक्टर ने उसको लगाते हुए चेक नहीं करा तो मैन पावर की गलती आ गई। जी तो ये एक रूट एनालिसिस हमें केस स्टडी हमारी यही 4 चीजों की इसके अंदर होगी। जी। ये आप कोऑर्डिनेट कर लेना सांबा से भी और कुशेड़ा से। गॉट इट मैम, गॉट इट। ठीक है मैम, कंटिन्यू करूं फिर नेक्स्ट? राइट, प्लीज कंटिन्यू। ओके, सो बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि रूट कॉज एनालिसिस हमें करने के लिए सबसे पहले जो टीम होती है सबसे पहले उसको लाइक एंड लाइट माइंडेड होके बैठना पड़ता है। लाइक एंड लाइट माइंडेड मींस क्वालिटी, परचेज, प्रोडक्शन सभी को, और सभी को मतलब लाइट माइंड कि कोई ऐसे नहीं कि हाँ मेरी गलती नहीं है उसी की गलती है, गलती एक्सेप्ट करना, अगर है तो गलती एक्सेप्ट करना, और लाइक माइंडेड कूल माइंड के साथ। ठीक है, तो इसमें जो मेथड है वो सबसे पहले क्या होगा कि मैन, उसमें क्या हो सकता है, सपोज कोई एक मेंबर उठ के बोलता है कि एक आदमी जिसने सपोज डिस्पैच में डिले हो गया, तो उस आदमी ने क्या किया, उस दिन वो लेट आया था इसलिए वो डिले हो गया। मे बी किसी का लेट आना पूरे डिस्पैच को डिले कर सकता है। ठीक है, सो यहां पे क्या आएगा, मैन में क्या गलती आएगी, लेट कमिंग। ठीक है, लैक ऑफ ट्रेनिंग, हो सकता है किसी को ट्रेनिंग की कमी हो, या कोई नया पर्सन था जो उस दिन डिस्पैच कर रहा था, या कोई नया पर्सन था जो उस दिन बैच प्रिपरेशन कर रहा था, सो न्यू पर्सन। ठीक है, तो यहां पे कभी भी फिश बोन डायग्राम में किसी भी टीम का मेंबर किसी भी टीम के मेंबर दूसरे मेंबर को कभी भी काउंटर नहीं करता है, जो इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। आपको सारे के सारे पॉसिबल कॉज इसमें नोट डाउन करने पड़ेंगे। इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। सपोज प्रॉब्लम और इफेक्ट, कोई प्रॉब्लम आई, तो अगर मैं मैन की बात करूं, कॉज वो पर्सन नया था और उसका सब कॉज, क्या उसके साथ कोई सुपरवाइजर था या नहीं था, वो तो नया था लेकिन प्रॉब्लम आई, या तो उसको ट्रेनिंग नहीं मिली या उसके साथ कोई सीनियर पर्सन उस दिन नहीं था, इसलिए उसने कोई प्रोडक्ट गलत, जो भेजना कुछ और था और भेज उसने दूसरा दिया। सॉरी। ठीक है, सो ऐसे ही मशीन, प्राइमरी कॉज मैन, मशीन, मटेरियल एंड मेथड, और सेकेंडरी कॉज आते हैं। ठीक है, इसके बाद टर्सरी कॉज कि कोई लेट आया तो लेट क्यों आया। ठीक है, वो रात को लेट सोया, रात को लेट क्यों सोया, क्योंकि उसने देर रात तक वो सिनेमा देखने गया था। सो मेजर कॉज इज वो अगले दिन ड्यूटी थी, वो पिछले दिन रात को 12-1 बजे तक सिनेमा देख रहा था, अगले दिन लेट हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अगले दिन पूरा का पूरा डिस्पैच या पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन थी वो उस सिस्टम लेट हो गया। ठीक है, सो एक और एग्जांपल हम इसका देखते हैं, जो मैं बात कर रहा हूं, डिले इन द एफजी डिलीवरी। हमें फिनिश्ड गुड्स कहीं भेजना था, उसमें डिले हो गया। ठीक है, सीएनएफ में हमें भेजना था और ये डिले हो गया, तो इसके पॉसिबल कारण क्या क्या हो सकते हैं। सपोज मैन, ठीक है, इंसान क्या क्या गलती कर सकता है, बिलिंग पर्सन नॉट अवेलेबल, जो बिलिंग पर्सन था वो नहीं था, आज आया ही नहीं था, आज बिल बना नहीं, मटेरियल गया नहीं। ठीक है, तो 1 दिन का डिले हो गया। नेक्स्ट, लैक ऑफ मैन पावर और बैकअप पर्सन। ठीक है, ये मेन रीजन हो सकता है।
नेक्स्ट, अनस्किल्ड पर्सन जो था भी उसमें स्किल नहीं थी, वो बिल इतने जल्दी नहीं बना पाया कि मटेरियल टाइमली जा पाता। अगर हम मशीन की बात करें तो मशीन क्या क्या कॉज कर सकती है? व्हीकल ब्रेकडाउन, जो ट्रक था या जो लॉरी थी वो रास्ते में कहीं ब्रेकडाउन हो गई, एक दिन उसका पूरा चला गया, तो ये मशीन का ब्रेकडाउन हो गया क्योंकि वो प्रॉपरली या तो सर्विस नहीं थी, ठीक है। उसके अगला का सब कॉज आएगा कि मशीन ब्रेकडाउन क्यों हो गई, वो टाइमली उसकी सर्विस नहीं हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, बिलिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर नॉट वर्किंग, ये भी एक मशीन की प्रॉब्लम हो सकती है कि उस दिन बिल बना ही नहीं पाए क्योंकि हमारा सिस्टम जो था वो नहीं चल रहा था, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी फेलियर था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, नेटवर्क नहीं चल रहा था। नेक्स्ट इज मटेरियल, ऐसे बहुत सारे कारण निकल के आ सकते हैं। सो नेक्स्ट इज मटेरियल, पैक्ड मटेरियल डैमेज है, उसके लिए पैकिंग मटेरियल मंगवाया है और वो पैकिंग मटेरियल रास्ते में भीग गया, ठीक है। तो पैकिंग मटेरियल क्या हुआ, हम उसमें टाइमली पैक नहीं कर पाए, मटेरियल फॉल्टी हो सकता है, शॉर्टेज ऑफ द मटेरियल, पैकिंग मटेरियल की कमी हो गई, ठीक है। हमें 1 टन भेजना था, हमारे पास 500 kg को ही पैक करने के लिए मटेरियल है, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ द मटेरियल। सो ये मटेरियल में। नेक्स्ट इज मेथड, मेथड में क्या क्या हो सकता है? बिलिंग सिस्टम अप्रूवल मेथड, ये मैंने लिखा है कि बिलिंग सिस्टम अप्रूवल मेथड, सपोज मतलब एक पॉसिबल कारण हो सकता है कि जिसने वो अप्रूव करना है वो डिले कर सकता है, ठीक है। तो अप्रूवल ऑटोमेटिक है या फिर बिलिंग, जैसे पहले मैनुअल साइन होते थे, जब तक साइन नहीं होते थे तब तक वो मटेरियल जा ही नहीं सकता था, ठीक है। तो ये एक मेथड जो हमें चेंज करना पड़ेगा, या मेथड जो हमने चेंज किए हैं। मैनुअल मेथड ऑफ लोडिंग, मेथड मटेरियल का, लॉरी में जो मटेरियल हम लोड करते हैं उसका मैनुअल मेथड, कि एक वही फॉर्कलिफ्ट एकदम से पूरा का पूरा पैलेट उठा के गाड़ी में डाल सकती है तो जल्दी उसकी लोडिंग हो जाएगी, वही अगर मैनुअल आपको बहुत दूर से लाना पड़ रहा है तो दैट इज वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, जो मैंने बात करी थी, ठीक है। सो ये एक एग्जाम्पल है फिशबोन डायग्राम का, एक छोटा एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे कारण जब पूरी टीम बैठती है तो रूट कॉज एनालिसिस में ऐसे फिशबोन डायग्राम में बहुत सारे कारण किसी प्रॉब्लम के निकल के आ सकते हैं। बस शर्त उसमें यह है कि आपको सारे के सारे पॉसिबल रीजन जिसने भी सजेस्ट किए हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं, उसमें किसी को भी काउंटर नहीं करना है कि हाँ ये नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे परचेज वाला कुछ बोल दिया तो परचेज वाला बोल दे नहीं ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ठीक है। तो सभी को मानना है और सारे के सारे नोट डाउन करने हैं। उसके बाद क्या करना है, दैट इज नेक्स्ट मेथड। ये पुअर क्वालिटी, एक किसी प्रोडक्ट की पुअर क्वालिटी उसका एग्जांपल है, जैसे वर्किंग कंडीशन। इसमें ऑटोमेटिक कैसे चल रहा है, मे बी, ठीक है। सो पुअर क्वालिटी या बैड क्वालिटी प्रोडक्ट, एक मैंने एग्जांपल लिया है। इसमें आप देखेंगे 6 कंडीशन है, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड जो मेजर होते हैं। इसके अलावा वर्किंग कंडीशन या एनवायरनमेंट, ये भी एक रीजन हो सकता है, और टेक्नोलॉजी, ठीक है। अभी अगर मशीन की बात करें, मशीन से क्या हो सकता है, टूल सेट डिफॉर्मेशन, ठीक है। मशीन टाइप, ऑपरेशन अनबैलेंस, ऑपरेशन जो है वो अनबैलेंस हो गया, स्टेबिलिटी नहीं है, मशीन का वियर एंड टियर, ठीक है। और मशीन का जो कंट्रोल है वो सही नहीं है, ऑपरेटिंग कंडीशन, ऑपरेटिंग कंडीशन उसकी सही नहीं है, तो उस वजह से क्या हो सकता है, मटेरियल पुअर क्वालिटी का जनरेट हो सकता है। ऐसे ही अगर रॉ मटेरियल की बात करें, मॉइस्चर कंटेंट, अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ, स्टोरेज कंडीशन, तो ऐसी बहुत सारे रीजन निकल के आ सकते हैं जिसकी वजह से। जी, फोरआर्म जो आपने ब्रीफ करा बहुत बढ़िया करा, लेकिन उसमें एक मेरा क्वेश्चन है कि उसका रेगुलेशन क्या है? आगे आऊंगा सर। ये तो अभी हम सिर्फ लिस्ट डाउन कर रहे हैं पॉसिबल कॉज, अब इसके बाद हाँ आगे रूट कॉज एनालिसिस आगे करेंगे कि उसके कैसे काम करना है। सो ये एक और एग्जांपल था पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट का, कि ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं जो कि टीम बैठ के डिसाइड करती है कि हमसे कहां कहां गलतियां हुई हैं, ठीक है। इसी तरह से ये एक कॉमन एग्जांपल है, कार स्टार्ट नहीं हुई तो क्या हो सकता है, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा कोल्ड था, ठीक है, पीपल फॉरगॉट कोड टू स्टार्ट कार, ठीक है, कार स्टार्ट नहीं हो पा रही है, उसके एक रीजन मशीन
स्टार्टर टूट गया, बैटरी डेड हो चुकी है, इंजन ओवरहीट हो गया। तो इसी तरह से बहुत सारे रीजन हम निकालेंगे पहले, ठीक है। अब इसके बाद की जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है नेक्स्ट, अब सर हम उस स्टेप पे आ रहे हैं। लिस्ट डाउन ऑल द कॉज फाइंड इन इशिकावा और फिशबोन डायग्राम, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। असेस ऑल द रीजन इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम मेजर टू माइनर ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपैक्ट। आपने सारे लिस्ट डाउन कर दिए। अब आपने फिर टीम के साथ बैठ के कि सबसे मेजर रीजन इसमें क्या हो सकता है, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का। तो आपने फिर क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी मेजर रीजन जो आपको निकल के आया है दैट इज ए, उसके बाद का बी, सी, ऐसे करके आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको प्लेस करना है, ठीक है। उसकी नंबरिंग देनी है अकॉर्डिंग टू द पेरेटो लॉ। अब पेरेटो लॉ आता है, ठीक है। पेरेटो बोलता है कि 20% रूट कॉज पे काम कर लो, आपकी 80% प्रॉब्लम सही हो जाएंगी। तो जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में सपोज 10 प्रॉब्लम निकल के आई हैं, ठीक है, 10 प्रॉब्लम निकल के आई हैं, आपने क्या करना है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और पहली 2 पे ही अगर काम कर लेंगे तो आपकी 80% प्रॉब्लम सही हो जाएंगी। यानी 2 मेजर पे काम करना है। ऐसे अगर 100 प्रॉब्लम है तो 20 मेजर पे आपने काम करना है, आपकी 80% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बेसिकली वन मस्ट हैव टू वर्क ऑन द 20% मेजर कॉज टू रिड्यूस मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसको कैसे करना है ये मैंने आपको बताया, रूट कॉज एनालिसिस प्रोसेस। डिफाइन द प्रॉब्लम, आपने प्रॉब्लम डिफाइन कर ली, डाटा कलेक्ट कर लिया जो हमने फिशबोन डायग्राम से डाटा लिया, आइडेंटिफाई पॉसिबल कॉज फैक्टर्स, आइडेंटिफाई द रूट कॉजेज, रिकमेंड एंड इंप्लीमेंट सोल्यूशन। अब हम वो जो 20% प्रॉब्लम थी अभी हम उन पे आ रहे हैं, उसमें क्या करना है, उसके बाद उन प्रॉब्लम पे सुजेशन लेना होता है उस एरिया के इंचार्ज से कि तुम्हारी मशीन में ये प्रॉब्लम है जिस वजह से क्वालिटी खराब हो रही है, इसको हम क्या कर सकते हैं। फिर वो बताएगा इसको हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं, इसमें कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और वो इंप्लीमेंट जब आप उस आइडिया को इंप्लीमेंट कर दोगे दैट इज कॉल्ड अ काइजन, ठीक है। सो नेक्स्ट, रूट कॉज मैंने आपको बता दिया कि 20% आपने रूट कॉज निकाल लिए। अब उसके पीछे का रीजन क्या था, ठीक है। सपोज कि हमारा प्रोडक्ट पुअर क्वालिटी में बना है, ठीक है। पुअर क्वालिटी में अगर प्रोडक्ट बना है तो उसका मेजर रीजन क्या था, उस दिन हमारी मशीन जो थी वो बार बार ब्रेकडाउन हो रही थी, टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा था, ठीक है। टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा था, ये हो गया मेजर रीजन, आपने फाइंड आउट किया, ठीक है। अब इसके बाद उसकी जड़ पे जाने के लिए, उसके रूट कॉज पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वाई, क्यों पूछना पड़ेगा बार बार जब तक आप उसके रूट कॉज पे नहीं पहुंच जाते, ठीक है। सो वाई, क्यों मशीन का जो टेम्परेचर था वो फ्लक्चुएट हो रहा था। ऑपरेटर बोलेगा सर इसका सेंसर खराब हो गया है। क्यों खराब हो गया है, सर इसका जो लाइफ स्पैन था सेंसर का वो 1 साल था और इसको ऑलरेडी 1.5 साल हो गया है चलते हुए, अब इसका लाइफ स्पैन खत्म हो गया है, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। तो इसका लाइफ स्पैन खत्म क्यों हो गया, आपने दूसरा क्यों नहीं लगाया। तो दूसरा क्यों नहीं है आपके पास, दूसरा क्यों नहीं लगाया, तो बोलेगा जी ये मेरे पास स्पेयर में ही नहीं था। ये स्पेयर में क्यों नहीं था, क्योंकि ये क्रिटिकल स्पेयर में हमने ऑलरेडी इंक्लूड करा ही नहीं था, ठीक है। तो रीजन क्या आया कि जो क्रिटिकल स्पेयर की लिस्ट बनी है उसमें क्रिटिकल स्पेयर में जो सेंसर था वो हमने इंक्लूड ही नहीं किया था। हमें काम क्या करना है, उस सेंसर को क्रिटिकल स्पेयर लिस्ट में इंक्लूड करना है और उसका मिनिमम एक जो स्टॉक है वो हमें रखना है और उसका रिमाइंडर हमें सेटअप कर लेना है कि जब भी वो 1 महीने पहले हमें रिमाइंडर आ जाए कि इस तारीख को इसका सेंसर जो है वो चेंज करना है। सो हमने क्या किया, रूट कॉज एनालिसिस इस तरह से करेंगे, तब तक हम क्वेश्चन पूछते जाएंगे जब तक उसकी रूट कॉज पे ना पहुंचे,
ठीक है, वाई 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 वाई, देन यू विल फाइंड अ रूट कॉज। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। सपोज वाई मटेरियल नॉट इशूड टू द प्रोडक्शन टाइमली। ठीक है, प्रोडक्शन डिले हुई क्योंकि स्टोर से मटेरियल प्रोडक्शन में टाइमली इशू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? COA नॉट रिसीव्ड विद द कंसाइनमेंट वेटिंग फॉर COA। स्टोर वाले ने बोला कि कंसाइनमेंट आ गई लेकिन COA अभी हमारे पास नहीं आया था, तो हमारे मेथड के अकॉर्डिंग तो जब तक COA नहीं आएगा तब तक हम प्रोडक्शन में मटेरियल इशू नहीं करेंगे। COA नहीं आया है, मैं मटेरियल इशू नहीं कर सकता। वाई COA नॉट रिसीव्ड विद कंसाइनमेंट। अगला क्वेश्चन कि कंसाइनमेंट के साथ COA क्यों नहीं आया? ठीक है, डिस्पैच पर्सन, वहां का जो डिस्पैच पर्सन था, डिस्पैच पर्सन नॉट अवेयर अबाउट डॉक्यूमेंटेशन। उसको पता ही नहीं है कि COA भेजना है या नहीं भेजना है। आपने अपने वेंडर को पूछा वाई पर्सन नॉट अवेयर अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, आप फिर उसको पूछ रहे हो कि उसको क्यों नहीं पता था। नो ट्रेनिंग गिवन टू द पर्सन, वो नया पर्सन है, उसको पता नहीं है कि COA भी भेजते हैं। ठीक है, वाई ट्रेनिंग नॉट गिवन? बिकॉज टॉपिक नॉट कवर्ड इन द एनुअल ट्रेनिंग कैलेंडर। जो एक एनुअल ट्रेनिंग कैलेंडर होता है उसमें डिस्पैच से रिलेटेड सपोज ट्रेनिंग कवर ही नहीं था तो वो उसमें आया भी नहीं, किसी को ट्रेनिंग दी नहीं। सो रूट कॉज क्या आया? टॉपिक सिलेक्शन प्रोसेस नीड टू बी डिफाइन, कि हमें फिर से देखना पड़ेगा कि जो टॉपिक सिलेक्शन है ट्रेनिंग के लिए उसमें कुछ टॉपिक जो रह रहे हैं वो हमें इंक्लूड करवाने पड़ेंगे। ये हमें जो वेंडर है वो लिख के देगा, या इसी तरह से अगर हमारा कोई फॉल्ट है तो हम उसमें इंक्लूड करेंगे वो चीज। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। वाई लास्ट मंथ प्रोडक्शन बिलो द एवरेज। सपोज लास्ट मंथ की प्रोडक्शन का डाटा निकाला और जो एवरेज थी हमारी हर मंथ की उससे नीचे आ रहा है। ठीक है, सो कॉमन बिकॉज ब्रेकडाउन टाइम इन द मशीन इज हाई। बार बार मशीन ब्रेकडाउन में गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? वाई ब्रेकडाउन टाइम इज सो हाई, कि ये मशीन बार बार इस बार क्यों इतनी ज्यादा ब्रेकडाउन हुई। पुली इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड मशीन स्टॉप मैनी टाइम। ठीक है, जो पुली है वो काम सही से नहीं कर रही है। वाई पुली इज नॉट वर्किंग? रनिंग पुली बियॉन्ड इट्स लाइफ स्पैन, जो मैंने आपको बताया। वाई रनिंग ओल्ड पुली? टाइम टू इंपोर्ट पुली इज 45 डेज एंड इट इज इन ट्रांजिट। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने अपने एक्सपीरियंस का लिया है। ठीक है, एक पुली होती थी बहुत छोटी सी, वो इंपोर्ट करते थे तो वो स्पेयर में नहीं थी। ठीक है, 6 महीने उसकी लाइफ होती थी और 6 महीने बाद वो चेंज करनी होती थी। ठीक है, सो टाइम टू इंपोर्ट पुली इज 45 डेज एंड इट इज इन ट्रांजिट। अभी ट्रांजिट में है लेकिन मशीन उसकी वजह से बार बार ब्रेकडाउन हो रही है। वाई इट इज नॉट ऑर्डर्ड टाइमली? वाई नॉट केप्ट इन स्पेयर? नॉट लिस्टेड इन क्रिटिकल स्पेयर्स। ये एक तो क्रिटिकल स्पेयर में रखी नहीं थी और दूसरा कोई रिमाइंडर इसके लाइफ स्पैन के लिए सेटअप नहीं किया था। ठीक है, जैसे हमारा एग्जांपल कि कोई एक लाइसेंस है वो एक्सपायर हो गया। क्यों एक्सपायर हो गया? आपने रिन्यू टाइमली क्यों नहीं करवाया? क्योंकि उसका एक तो रिमाइंडर सेटअप नहीं था, जो अभी हमने करवा लिया है। सारे के सारे लाइसेंस पे हमने रिमाइंडर सेटअप करवा लिया है। 2 महीने पहले, 1 महीना पहले किसी भी लाइसेंस की मेल आ जाती है कि ये लाइसेंस आपको रिन्यू करवाना है, इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, सो रूट कॉज क्या निकल के आया? क्रिटिकल स्पेयर लिस्ट नॉट अपडेटेड। ठीक है, एंड रिमाइंडर सेट फॉर लाइफ स्पैन पुली एंड मिनिमम क्वांटिटी ऑफ स्पेयर। आपको कितनी कम से कम रखनी पड़ेंगी? कम से कम 6-7 पुली जो भी है स्पेयर में आपको रखनी पड़ेंगी। और जब वो क्वांटिटी 2 के ऊपर रह जाती है, मीन्स आपके स्पेयर में 2 रह गया, तो आपको फिर से ऑर्डर कर देना है मिनिमम स्पेयर पार्ट्स। पेरेटो लॉ जो मैंने आपको बताया, 80-20 प्रिंसिपल, 20% इनपुट विल गिव यू, वर्किंग ऑन द 20% इनपुट विल गिव यू 80% ऑफ द आउटपुट। या 20% प्रॉब्लम पे अगर हम काम करें तो 80% आउटपुट हमारी चली जाती है। ठीक है, ये यूनिवर्सल लॉ है, इसको आप लाइफ में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज हमारी सैलरी का 20% में हमारी 80% जरूरतें पूरी हो जाती हैं। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो कहीं भी आप अप्लाई करें तो 20% सैलरी में हमारी 80%
जो महीने की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं, और बाकी का जो 80% है उसमें 20% चीज़ें कवर होती हैं। ठीक है, सो 80-20 यूनिवर्सल लॉ है, ये कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो। 80% ऑफ द वैल्यू प्रोड्यूस्ड विद 20% ऑफ रिसोर्सेज, 80% ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी कम फ्रॉम 20% ऑफ द क्लाइंट। ये आप क्लाइंट्स में भी देख सकते हो, हमारे 20% कस्टमर हमें 80% की बिजनेस देते हैं, और 80% कस्टमर जो होते हैं वो 20% का बिजनेस देते हैं, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं, आते हैं जाते हैं। 80% ऑफ डिफेक्ट कैन बी एलिमिनेटेड बाय करेक्टिंग 20% ऑफ द कॉज, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, 80-20 फॉर मैनी इवेंट्स रफली 80% ऑफ द इफेक्ट कम फ्रॉम 20% ऑफ द कॉज, ये मैंने आपको बता दिया कि आपको 20% एफर्ट करना है, 20% मेजर कॉज पे एफर्ट करना है 80% रिजल्ट अचीव करने के लिए। ठीक है, सो हाउ टू फाइंड एरिया फॉर काइजन। अब हम फिर से आते हैं कि काइजन का मैंने आपको बताया कैसे उसके ऊपर काम करना है। जैसे रिमाइंडर आपने सेटअप कर दिया, ठीक है, और उससे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम जनरेट नहीं हो रही है, प्रॉब्लम से पहले ही आपने रूट कॉज पे काम कर दिया, सो इट इज ए काइंड ऑफ काइजन। ठीक है, मेजर कॉजेज नीड अटेंशन फॉर ए चेंज विच कैन बी इंप्लीमेंटेड। ठीक है, वन मस्ट हैव टू चूज एरिया टू वर्क अपॉन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्टीज। आपको जैसे सपोज मशीन का है तो मशीन के ऊपर हम लोग काम नहीं कर सकते, मशीन पे रूट कॉज फाइंड करने के बाद कौन उस पर काम कर सकता है, जो वहां के शॉप फ्लोर पे काम कर रहा है और जो उस मशीन की डेली रख रखाव कर रहा है, उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेटर। सो वो बेटर आइडिया इंप्लीमेंट कर सकता है, बेटर उसको समझ सकता है। ठीक है, मेथड कैन बी चेंज फ्रॉम पॉजिटिव इंपैक्ट बाय एरिया मैनेजर सुपरवाइजर। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर कंडीशन कैन बी मॉनिटर टू गेट एग्जैक्ट इंपैक्ट ऑफ द चेंज। ठीक है, काइजन। अब ये एक लास्ट पीपीटी एक बार फिर से मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। हाउ कैन इट बी इंप्लीमेंटेड, काइजन को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया आइडेंटिफाई प्रॉब्लम और वेस्ट। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। अप्लाई फिश बोन डायग्राम फॉर द प्रॉब्लम। ठीक है, इस स्टेप में क्या करना है, फिश बोन डायग्राम में आपने सारे के सारे पॉसिबल जो कॉज हैं वो लिस्ट डाउन कर लेने हैं। नेक्स्ट, लिस्ट डाउन ऑल पॉसिबल कॉज। ठीक है, आपने लिस्ट डाउन कर लिए। अप्लाई पेरेटो लॉ 80-20 रूल। सो मेजर 20% पे आपने काम करना है। ठीक है, और उस पे काम कैसे करना है, जनरेट आइडिया टू एलिमिनेट द मेजर कॉज। जो 20% हैं उनको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, उस पे आपने आइडिया जनरेट करना है। ठीक है, देन वो आइडिया अगर आप इंप्लीमेंट करते हो और अगर वो आइडिया काम कर जाता है, देन इट इज योर काइजन। ठीक है, बाकी डिटेल में काइजन का हमने लास्ट ट्रेनिंग में डिस्कस किया था कि काइजन होता क्या है। आज हमने डिस्कस किया है कि काइजन को हम इंप्लीमेंट 4M के ऊपर कैसे कर सकते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? Very good, very good. ओके, थैंक यू एवरीवन। Good, excellent. थैंक यू सर।